नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की डेट में हम लोग जो संवेदनशील वर्गों के लिए योजनाएं चल रही थी, तो उसी सीरीज़ में अगला लेक्चर देखेंगे। 10 पेजेस को देखेंगे। काफ़ी पेजेस हैं, तो 10-10 पेजेस करके पूरी की पूरी जितनी भी योजनाएं हैं, तो उनसे संबंधित चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से देख लेंगे। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं योजनाएं, स्पेशली क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। दोस्तों, इसकी पीडीएफ जैसे ही ये सारी की सारी पीडीएफ पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहा है यूपीपीसीएस मेंस का, तो उसमें मिल जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, ज़्यादा लेट ना करते हुए आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपकी स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, जो 11वीं योजना है, वो स्वर्ण मुद्रीकरण योजना है। इसका प्रारंभ जो है बजट 2015-16 में प्रस्तावित था और 19 मई 2015 को इस योजना का खाका पेश किया गया। इसका देखिए उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है कि भारतीय घरों एवं संस्थाओं में रखे सोने को बाहर लाना और सोना पिघलाकर कच्चे माल के रूप में आभूषण विक्रेताओं को उपलब्ध कराना, ताकि स्वर्ण के आयात में कमी लाकर चालू खाते के घाटे को कम किया जा सके। ठीक है। कि जैसे कहने का मतलब ये है कि घरों के अंदर जो सोना पड़ा हुआ है उसको बाहर लाकर सरकार अपने पास लाकर उसको पिघलाकर उसी के आभूषण बनाने के बाद उसको बेचना, जिससे जो आयात करना पड़ता है, जो इंपोर्ट करना पड़ता है, वो इतना इंपोर्ट ना करना पड़े। देखिए, विशेषताओं की जहाँ तक बात करते हैं, तो विशेषताओं में, इस योजना की विशेषताओं में, इस स्कीम के तहत घर में बेकार पड़े सोने को बैंकों में जमा कर उस पर ब्याज कमाया जा सकता है। ऐसी योजना लाई गई है। इस स्कीम के तहत व्यक्ति को सुदृढ़ीकरण का प्रमाण पत्र सोने का लेकर बैंक में जमा करने पर बैंक द्वारा व्यक्ति का स्वर्ण बचत खाता खोलकर सोने को उस बचत खाते में बैंक द्वारा जमा कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है। और जैसे खाता खुलने के 30 से 60 दिन बाद सोने पर ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। वह ब्याज नगद के बजाय सोने के रूप में ही होगा। इस स्कीम के तहत क्या है, कम से कम 30 ग्राम सोना जमा कराया जा सकता है और इसे नगद अथवा सोना दोनों के रूप में बनाना संभव है। सोना जमा करने की जो न्यूनतम अवधि है वो 1 वर्ष रखी गई है। ध्यान रखिएगा। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत ब्याज दर का निर्धारण बैंक करेगा, जो कि संभवतः 1 से 2% ब्याज आपका मिलेगा, इसका अनुमान लगाया गया है। ब्याज पर किसी तरह का कर नहीं लगेगा, अर्थात आयकर या कैपिटल गेन टैक्स दोनों ही नहीं लगेंगे। बड़ी मात्रा में बैंकों में सोना जमा करने के इच्छुक लोगों के लिए संभवतः यह प्रमुख आकर्षण है, और जबकि 30 ग्राम को न्यूनतम मात्रा से छोटे निवेशक आकर्षित होंगे। ठीक है। तो न्यूनतम अवधि जो है 1 साल है। इससे आगे कितने भी वर्षों के लिए सोना जमा कराया जा सकता है, तो ये व्यक्ति की इच्छा के ऊपर है। ठीक है। अब देखिए, जो आपका बैंक है, इस सोने का इस्तेमाल अपनी CRR SLR आवश्यकताओं को पूरा करने में, और बैंक सोना बेचकर विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकता है। कर निर्यातकों आयातकों को ऋण दे सकता है। सोने को सिक्कों में ढालकर ग्राहकों को बेचने, घरेलू मार्केट में बेचने और खरीदने के विकल्पों को कर सकता है। साथ ही आभूषण विक्रेताओं को सोना उधार के रूप में दे सकता है। तो ये ऑप्शन बताए गए हैं बैंक के लिए कि बैंक के पास में जो सोना आया उसको बैंक क्या करेगी। ठीक है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेगी। अब देखिए, अगली जो 12वीं योजना है सार्वभौमिक स्वर्ण बॉन्ड योजना। इसका स्टार्टिंग जो शुरू किया गया था 9 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली CCEA द्वारा इसकी मंजूरी दी गई थी। इस योजना के तहत क्या है कि जैसे भारत सरकार की ओर से स्वर्ण बॉन्ड RBI द्वारा जारी किए जाएंगे, और यह बॉन्ड जो हैं ग्राम आधारित स्वर्ण के वजन में निरूपित होंगे। केवल निकासी जो होगी, जैसे निकासी केवल भारतीयों के द्वारा नगद भुगतान से ही ये खरीदे जा सकते हैं। ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है, न्यूनतम 5 से 8 वर्ष की अवधि वाले बॉन्ड पर देश की ब्याज की दर जो है सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। ठीक है। वर्तमान में अगर देखेंगे तो 2.75% वार्षिक है।
ठीक है। अब कुछ है कि जैसे बॉन्ड सरकार के सार्वभौमिक उधार का अंश होंगे, अतः इनकी बिक्री राजकोषीय घाटे के लक्ष्य तक सीमित रहेगी। ठीक है, तो यह 12वीं योजना थी। 13वीं योजना जो है आपकी सागरमाला परियोजना है। तो इसका प्रारंभ जो है केंद्रीय कैबिनेट ने 25 मार्च 2015 को स्टार्ट किया गया था, सागरमाला परियोजना। इसकी अवधारणा क्या थी कि जैसे हमारे यहाँ संस्थागत फ्रेमवर्क है उसको सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी, और जो संस्थागत फ्रेमवर्क है उसको अच्छा करने के लिए इस योजना को शुरुआत की गई थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जैसे जो पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाह जो होते हैं, बंदरगाह के नेतृत्व वाले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना, बंदरगाहों का विकास करना, बंदरगाह से और बंदरगाह तक सामानों की त्वरित आवाजाही को कम लागत में कुशलतापूर्वक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस आधारिक संरचना उपलब्ध कराना, ये सारे के सारे इस सागरमाला परियोजना के उद्देश्य माने जाते हैं। अब अगली चीज़ क्या है, अगली जो योजना है आपकी सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो देखिए इसका शुभारंभ जो किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इस योजना का क्रियान्वयन जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय की देखरेख में होगा। प्रत्येक संसद सदस्य जो हैं 2019 तक 3 गांवों को भौतिक एवं संस्थागत अवसंरचना के विकास की जिम्मेदारी लेंगे, कि मतलब एक कोई सांसद सदस्य हैं तो 3 गांवों की जिम्मेदारी लेंगे उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। एक ग्राम का विकास 2016 तक करना होगा। इसके पश्चात 2024 तक प्रत्येक सांसद इसे 5 ग्राम प्रतिवर्ष, ठीक है, ग्राम का मतलब है गाँव, ध्यान रखिएगा, चयनित करेंगे और उनका विकास करेंगे। इसमें है क्या अन्य चीज़ें कि जैसे जन भागीदारी, अंत्योदय, महिलाओं के साथ समानता का भाव, महिलाओं का सम्मान करना, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, सामुदायिक सेवा की भावना, स्वच्छता, पर्यावरण अनुकूलता का ध्यान रखना, शांति व सद्भाव का ख्याल रखना, आपसी सहयोग, स्थानीय स्तर पर स्वशासन, पारिस्थितिक संतुलन, आत्मनिर्भरता और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही, ये सारी सुनिश्चित की जाएंगी। ठीक है। अब देखिए जो ग्राम पंचायतें जो होंगी, ग्राम पंचायतों के विकास के लिए एक बुनियादी इकाई के रूप में इस योजना के तहत माना गया है। इसकी आबादी मैदानी क्षेत्रों में 3,000 से 5,000 और पहाड़ी जनजाति दुर्गम क्षेत्रों में 1,000 से 3,000 होगी। जिन जिलों में इकाई का आकार उपलब्ध नहीं है वहाँ अपेक्षित आबादी जो है ग्राम पंचायत का चयन किया जा सकता है। अब देखिए सांसद उन गांवों को चयनित नहीं कर सकते जो सांसद को अपनी पत्नी का गांव है। जैसे मान लीजिए आप सांसद हैं और आपका गांव या आपकी पत्नी का गांव वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके आदर्श सांसद ग्राम योजना है। अब देखिए अगली 15वीं योजना कौन सी है, मुद्रा बैंक योजना। तो देखिए मुद्रा को क्या कहा जाता है कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, इसको कहा जाता है मुद्रा। तो इसी योजना को स्टार्ट किया गया था 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली से। इसका उद्देश्य क्या था कि जैसे उस समय मंत्री थे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2015-16 में कारोबारियों और उद्यमियों जिनमें विशेषकर अनुसूचित पेश करते हुए छोटी जाति अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को सस्ते दर पर संस्थागत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुद्रा बैंक की स्थापना करी थी। ठीक है, 2015 और 16 के बजट में इसको कहा गया था, घोषणा की गई थी। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी औपचारिक शुरुआत की थी। मुद्रा बैंक जो है सिडबी की तरह ही एक पुनर्वित्त एजेंसी होगी तथा इसमें प्रारंभ में यह सिडबी की सब्सिडरी के रूप में काम करेगी। इस पुनर्वित्त एजेंसी की स्थापना 20,000 करोड़ रुपए की शुरुआती कोष से की जाएगी। इसका ऋण गारंटी कोष जो है वो 3,000 करोड़ रुपए का होगा। इस योजना के तहत जैसे 50,000 तक के ऋण को शिशु ऋण तथा 50,000 से 5 लाख तक के ऋण को किशोर ऋण तथा 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण को तरुण ऋण की श्रेणी में डाला जाएगा या कहा जाएगा। तो ये कुछ कैटेगराइजेशन किया गया है ऋण को लेके। ठीक है, अब देखिए इस अवधारणा को जो मुख्य उद्देश्य है वित्तीय समावेशन को भाई मुद्रा योजना जो शुरू की गई है मुद्रा बैंक, तो ये इससे क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको बढ़ावा देना, उसको इंक्रीज करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
अब देखिए अगला 16वीं योजना है। 16वीं योजना कौन सी है? 24/7 टोल फ्री पर्यटक इंफो लाइन का शुभारंभ किया गया 8 फरवरी 2016 को। पर्यटक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति, स्वतंत्र प्रभार और नागर विकास राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने करी थी। 12 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में 24/7 टोल फ्री पर्यटक इन्फोलाइन का शुभारंभ किया गया। इन भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं अरब, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानी, चीनी, पुर्तगाली, रूसी, कोरियाई और स्पेनिश को शामिल किया गया है। इस इन्फोलाइन सेवा से क्या होगा कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? घरेलू अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों, दर्शकों को देश में पर्यटन से संबंधित सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जानकारी दी जाएगी, जिससे उनको किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो। यह परियोजना जो है मेसर्स टाटा BSS के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लागू की जाएगी। अब देखिए अगली जो योजना है 17वीं योजना है पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। तो देखिए इसका शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पटना बिहार से किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत सभी गांवों का विद्युतीकरण, उपभोक्ताओं और किसानों को पर्याप्त बिजली और उपापारेषण वितरण नेटवर्क में सुधार, मतलब टोटल अगर कहें तो बिजली से संबंधित जो आपकी लाइट होती है, लाइट से संबंधित सारी चीज़ों पर सुधार करना। महत्वपूर्ण तथ्यों को जहाँ तक देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के घंटों में सुधार, जो पीक लोड में कमी और मीटर की खपत पर आधारित बिल ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और ग्रामीण परिवारों और बिजली की पहुंच। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में। अब अगली जो योजना है राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन। तो देखिए 13 नवंबर 2014 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री थी मेनका गांधी द्वारा इसको शुरू किया गया था। यह मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था और स्वच्छ भारत मिशन का ही एक हिस्सा है, जिसे राज्य, जिला, प्रखंड और ग्राम स्तर पर लागू किया जाएगा। अब देखिए जैसे यह जो योजना है, मिशन है, ये मिशन 6 विषयों पर आधारित है कि जैसे स्वच्छ आंगनवाड़ी, स्वच्छ आसपास का माहौल, खेल का मैदान, व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ रखने की आदत, बच्चों का स्वास्थ्य, साफ भोजन, पीने का पानी, साफ शौचालय। तो इन मानकों पर आधारित है, इन विषयों पर आधारित है। देखिए यह जो मिशन है विद्यालय शिक्षा विभाग, शहरी विकास, पेयजल एवं स्वच्छता व सूचना विज्ञापन विभागों के सहयोग से बाल स्वच्छता मिशन को लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभाग को कहा गया है। ठीक है। अब देखिए महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजना है। देखिए अगर महिला सशक्तिकरण या महिलाओं से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न पूछा जाता है मेंस में, तो आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से इन योजनाओं को डाल सकते हैं। ठीक है, उसमें कोड कर सकते हैं, कुछ डिटेल भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके उत्तर को बेहतर बनाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनको अच्छे से आप लोग करते रहिए। और कल की डेट में अब यहाँ से महिला सशक्तिकरण योजना से संबंधित योजनाएं जितनी भी हैं, तो इससे हम लोग अगले वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक देखेंगे, अब कल की डेट में आगे हम लोग देखेंगे। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।